ठीक है चलो everyone. I think we'll start with the revision first, then with the next part of this chapter. लास्ट क्लास में इफ आई एम नॉट रॉन्ग हम लोग ने सबसे पहला तो किया था वेरिएशन एंड चेंज इन सप्लाई. चलो मेरे को बताओ, सप्लाई गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू डैश एंड डैश, प्राइस एंड अदर फैक्टर्स. पूरा बोलो, प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड अदर फैक्टर्स देन प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी. अगर प्राइस की वजह से होगा तो इस रिश्ते का नाम क्या है? वेरिएशन इन, या तो एक और नाम है चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई के चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. क्वांटिटी वर्ड बोलना जरूरी है. उसके बाद अदर फैक्टर्स की वजह से रहेगा तो इट विल बी चेंज इन सप्लाई. सो दो कॉन्सेप्ट है, एक है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, एक है चेंज इन सप्लाई. दोनों में फर्क क्या है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड किसकी वजह से होता है? चेंज इन सप्लाई किसकी वजह से होता है? क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर जो चेंज आता है वो प्राइस की वजह से होता है. उसके दो रीजन है या दो बच्चे हैं. कौन से दो कॉन्सेप्ट्स है? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. हायर द प्राइस, higher the supply is called as expansion, lower the price, lower the supply is called as contraction. Expansion is upward movement and contraction is downward movement. So जब भी expansion contraction का बात करेंगे तो it is the movement in the supply curve. ये बराबर है क्या? मूवमेंट है मतलब कहना है इसे इट इज द लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर हम क्या अज्यूम करते हैं कि प्राइस कांस्टेंट रहता है कि प्राइस वेरी होता है? प्राइस वेरीज एंड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट. ये बराबर है. जबकि अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, सॉरी चेंज इन सप्लाई, तो चेंज इन सप्लाई के अंदर कितने कॉन्सेप्ट्स है? दो. कौन से दो कॉन्सेप्ट्स है चेंज इन सप्लाई के अंदर? इंक्रीज एंड डिक्रीज. इंक्रीज और डिक्रीज किसके वजह से होता है? प्राइस की वजह से क्या अदर फैक्टर्स? So if at the same price more is supplied, increase. If at the same price less is supplied, increase is to upward, downward के rightward और leftward. राइट में गया तो इंक्रीज, लेफ्ट में गया तो डिक्रीज. यहां पर हमने पढ़ा कि प्राइस विल रिमेन एंड अदर फैक्टर्स विल वेरी या चेंज. ये बराबर है क्या? चलो इसके बाद हम लोग ने किया था समथिंग कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. What is the formula for elasticity of supply? Percentage change in quantity supplied upon percentage change in price. कहना इसे सेम कॉन्सेप्ट जो अपन ने यूज किया था. ये लोग को स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जूम वालों, आर यू ऑल एबल टू सी द नोट्स? कॉस्ट करके लिखा हुआ दिख रहा है ना? हाँ. So whenever we talk about elasticity of supply, वक्रतुंड तेरा ये जो डाउट है वो मेरे अंडरस्टैंडिंग के बाहर है, बिकॉज नो वेयर हैव आई स्पोकन अबाउट दिस. वॉन्ट सेटिस्फाई, ये मेरा डाउट ही नहीं है, पहले का डाउट. जाने दे. 17 मई क्या मतलब 2-3 दिन पहले का किसी के लेक्चर का रहेगा, जाने दो. सो कहने का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में जब भी बात किया तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में अभी 5 टाइप्स है. बोलो व्हाट वर द 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? ये वाला परफेक्टली इलास्टिक, इट इज अ डैश लाइन पैरेलल टू डैश एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. व्हाट इज द नंबर ऑफ चेंज? मेजरेबल के इमेजरेबल? परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब E इज इक्वल टू, एक सोच के बोलो, E is equal to 0 where there is change के where there is no change. So when there is no change, it is a dash line parallel to dash axis, vertical line parallel to x axis के y axis, y axis. नेक्स्ट वाला ये जो कर्व है ये कैसा है? स्टीपर है कि फ्लैटर है? ये कौन सा फिंगर है? इंडेक्स फिंगर. इंडेक्स फिंगर is a flatter curve away from the origin. So when a change in the price of the commodity brings about less change के more change, flatter कब आता है? So more change in quantity supplied रहेगा तो curve flatter आएगा. ये बराबर है. नेक्स्ट वाला ये वाला कर्व स्टीपर. सो कौन सा चेंज?
लेस चेंज रहेगा तो ई इज ग्रेटर देन वन के लेस देन वन, लेस देन वन रहेगा तो डिमांड इज डैश इनइलास्टिक. कौन सा इनइलास्टिक? परफेक्टली इनइलास्टिक के रिलेटिवली इनइलास्टिक. So when the demand is relatively inelastic, E is less than 1. और अगर मिडल फिंगर का बात करूँ तो मिडल फिंगर क्या आएगा? When there is which change? More than, less than, no change, immeasurable change के exactly equal change. So when there is an exactly equal change, E is equal to 1 का मतलब यूनिटरी इलास्टिक. और कर्व कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व. ये बराबर है. उसके बाद हम लोगों ने किया था व्हाट वर द मेथड्स. 2 मेथड पढ़ाया था, एक मेथड के लिए जगह छुड़वाया था. एक मेथड का नाम है रेशियो मेथड. रेशियो मेथड कब यूज होता है? व्हेन द चेंज इज लार्ज के व्हेन द चेंज इज स्मॉल. और आर्क मेथड कब यूज होता है? व्हेन द चेंज इज लार्ज. रेशियो और आर्क में फर्क क्या है? रेशियो मेथड में एवरेज कंसीडर होता, जबकि आर्क मेथड के अंदर एवरेज कंसीडर होता है. क्या दोनों का फॉर्मूला सेम है कि दोनों का फॉर्मूला अलग है? बोलो. रेशियो मेथड का फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी, बट डिवीजन नहीं जम रहा है. सो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी बराबर है क्या? फिर वैसे ही आर्क के लिए फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आर्क? Q2 माइनस अपॉन Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाइड बाय, डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन पे जा रहा हूं, P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1 इज द फॉर्मूला फॉर आर्क इलास्टिसिटी. ये बराबर है. फिर मेरे को बताओ डिमांड कर्व स्लोप्स डैश डाउनवर्ड के अपवर्ड. सप्लाई कर्व स्लोप्स. कंज्यूमर को क्या चाहिए कि प्राइस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए कि कम से कम होना चाहिए? सो कंज्यूमर वांट्स अ लोअर प्राइस. प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? साला कंफ्यूजन है. एक को चाहिए कम दाम, एक को चाहिए ज्यादा दाम. तो इवेंचुअली मार्केट में व्हाट प्राइस पर वी सेल? डू वी सेल एट अ लो प्राइस? डू वी सेल एट अ हायर प्राइस? डज द कंज्यूमर डिटरमाइन द प्राइस? डज द प्रोड्यूसर डिटरमाइन द प्राइस? हु डिटरमाइंस द प्राइस? मार्केट फोर्सेस. मार्केट फोर्सेस में 2 कंपोनेंट्स, एक डिमांड और एक डिमांड कर्व डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व अपवर्ड. दोनों का जहां पर मिलन हुआ वो इक्विलिब्रियम प्राइस. अभी इक्विलिब्रियम पर डैश इज इक्वल टू डैश. देख इक्विलिब्रियम बोला मतलब इक्वल है. ये बोलो रे. इक्विलिब्रियम मतलब बोला मतलब व्हाट इज इक्वल टू व्हाट? डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, देन इट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम. बट और 2 पॉसिबिलिटी है, या तो डिमांड कैन बी लेस देन सप्लाई या तो डिमांड कैन बी ग्रेटर देन सप्लाई. इफ डिमांड इज लेस देन सप्लाई, सरप्लस. क्या बात है? व्हेन डिमांड इज लेस देन सप्लाई मतलब कहने से मार्केट में बेचने के लिए माल ज्यादा है पर खरीदने के लिए लोग कम है. तो मैं मार्केट में लोगों को एनकरेज कैसे करूं? प्राइस कम करके. तो व्हेन देयर इज सरप्लस, बेटा कहना से सरप्लस इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सेस सप्लाई. ये सरप्लस इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सेस सप्लाई. के टाइम पर कहना से प्राइसेस क्या हो जाएगा? कम. और अच्छा इसका ऑपोजिट ले ले, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर हमेशा इक्विलिब्रियम होता तो या तो सरप्लस होता है या तो स्केर्सिटी होता है. स्केर्सिटी क्या होता है? व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, कहना से देयर इज एक्सेस डिमांड. अच्छा एक्सेस डिमांड रहेगा तो क्या होएगा? प्राइसेस बढ़ेगा क्योंकि खरीदने के लिए लोग और बेचने के लिए माल. मतलब कहना से एवरीबडी हैज द परचेसिंग पावर बट आई डोंट हैव दैट अमाउंट ऑफ गुड्स टू सेल. तो मैं क्या करेगा? आई विल इंक्रीज द प्राइस एंड कैपिटलाइज द अपॉर्चुनिटी दैट इज देयर. सो इवेंचुअली मेरे को बताओ इकोनॉमी में क्या चाहिए? सरप्लस चाहिए, स्केर्सिटी चाहिए कि इक्विलिब्रियम चाहिए? इक्विलिब्रियम चाहिए. इक्विलिब्रियम कब मिलेगा? व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. फिर हमने देखा था कि देयर कैन बी चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई विच कैन ब्रिंग अ चेंज इन प्राइस. ए डिमांड कर्व कैन शिफ्ट टू द राइट. तो अगर राइट में जाएगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, आउटपुट भी बढ़ रहा है. 4 डायग्राम करवाया था. सो कैन आई से देयर कैन बी चेंजेस इन डैश एंड डैश, डिमांड एंड सप्लाई, विच ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन प्राइसेस. आर वी क्लियर? श्योर हो? तो आज एक कॉन्सेप्ट का बात करना है जिसका नाम है कॉस्ट. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉस्ट?
कॉस्ट इज प्राइस, देन यू आर रॉन्ग. कॉस्ट का मतलब होता है कोई चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो मुझे खर्चा लगा वो. सो कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ये रिपीट करो, क्या बोला? कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और जब भी हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बात करते हैं तो अलग अलग कैटेगरी के कॉस्ट होते हैं. अपने को आज डिस्कस करने का है अबाउट 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट. एक का नाम है टोटल कॉस्ट, एक का नाम है एवरेज, बाद में करते हैं, इधर मार्जिनल लिखता हूं पहले, मार्जिनल कॉस्ट. और एक और कॉस्ट है जिसका नाम है एवरेज कॉस्ट. अच्छा, अभी ये वर्ड से कुछ कुछ तो समझ में आना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड टोटल? सब ऐड होएगा. टोटल का मतलब कहना है इसे, टोटल इज द एग्रीगेट. ये क्या बोला? टोटल इज द, या तो आप लोग इसको बोलते हो सम ऑफ ऑल, बराबर ना? अरे हाँ ना, टोटल का मतलब एग्रीगेट, या तो टोटल का मतलब सम ऑफ ऑल. अब टोटल कॉस्ट जो होता है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स विच इज बाय द नेम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. कौन सा 2 कॉस्ट आया? टोटल एंड टोटल. अभी ये जो कॉस्ट होता है वो आउटपुट पर डिपेंडेंट होता है कि नहीं होता है, वो तुमको सोच के बताना है. क्यू फॉर, क्यू दिख ही नहीं रहे, हाँ, क्यू फॉर आउटपुट एंड टीएफसी फॉर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. ये फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? नहीं, मेरे को एग्जाम, कॉस्ट लगने ही वाला है. वर्ड क्या है? फिक्स्ड. चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, तेरे को ये कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा. ये ऐसा कोई कॉस्ट होता है क्या प्रोडक्शन नहीं है फिर भी कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा? रेंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, सैलरी इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन इज अ फिक्स्ड कॉस्ट. सो अभी सोच के बता, अगर आउटपुट 0 है, आउटपुट, क्या फिक्स्ड कॉस्ट 0 हो सकता है? फिक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर बी 0. फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. अच्छा, इस क्लासरूम का भाड़ा फॉर एग्जांपल 60,000 रुपीज है, तो अगर नंबर ऑफ बच्चे बढ़ गए तो क्या फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाएगा? अगर नंबर ऑफ बच्चे कम हो गए तो क्या फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाएगा? मतलब ऐसा है कि बच्चे ज्यादा है तो हम तुमसे ज्यादा भाड़ा लेगा? नहीं. फिक्स्ड कॉस्ट का मीनिंग क्या, मीनिंग ही क्या होता है कि इट रिमेन्स फिक्स्ड, constant. So at all levels of output तेरा fixed cost will remain constant. Dash cost does not change with the level of output. आउटपुट 0 भी सिर्फ फिक्स्ड मत बोल, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बोल, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद है ना अपने को एक और कॉन्सेप्ट आएगा जिसका नाम क्या है? एवरेज का भी 2 कैटेगरी निकालेंगे. कौन सा 2 कैटेगरी आएगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट. और इसमें सिचुएशन अलग रहेगा. सो कैन आई से डैश कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट. आर वी क्लियर विद दैट? चलो अभी वेरिएबल कॉस्ट के लिए बताओ. व्हेन आई टॉक अबाउट वेरिएबल कॉस्ट, तो आउटपुट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्या रिश्ता रहेगा? आउटपुट 0, तो नाम में ही क्या है? टोटल वेरिएबल. वेरिएबल का मतलब जो बदलेगा. सो व्हेन आउटपुट इज 0, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 0. आउटपुट बढ़ेगा, कॉस्ट भी बढ़ेगा. आउटपुट कम तो कॉस्ट भी कम. यहां पर रिलेशनशिप डायरेक्ट आया. मेरे को एक आधा एग्जांपल दो. व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ वेरिएबल कॉस्ट? रॉ मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट. एक्सेलेंट. और कोई? सैलरी वॉज फिक्स्ड. वेजिस, वेजिस पर आवर होता है ना, तो वेजिस विल बी अ डैश कॉस्ट. किसी ने अगर दिन में ज्यादा घंटे काम किया तो ज्यादा पैसा मिलेगा, कम घंटा काम किया तो. ट्रांसपोर्टेशन इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ वेरिएबल कॉस्ट.
सो मैंने 3 एग्जांपल दिए फिक्स के, 3 एग्जांपल दिए वेरिएबल के. डैश कॉस्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आउटपुट. टोटल फिक्स कॉस्ट. डैश कॉस्ट इज डिपेंडेंट ऑन आउटपुट. टोटल वेरिएबल कॉस्ट. आर वी क्लियर? चलो अभी मेरे को बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मार्जिनल? वेरी गुड. कहना इसे मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, या तो मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, या तो मार्जिनल का मतलब होता है फ्रॉम द लास्ट यूनिट. क्या क्या नाम दिया इसको? या तो एक्स्ट्रा, या तो कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट. कॉस्ट ऑफ द मार्जिनल का मतलब ही ये होता है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सब अभी मार्जिनल कॉस्ट के अंदर सपोज कर कि मेरा जो आउटपुट है वो 10 यूनिट्स है. 10 यूनिट्स के लिए जो मेरा टोटल कॉस्ट है वो है 1000. ये 10 यूनिट्स के लिए मेरा टोटल कॉस्ट कितना है? और इसी की जगह पर अगर मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स हो गया 11, तो मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो है फॉर एग्जाम्पल 1200. सो मेरे को एक बात बता, क्या 10 से 11 यूनिट बनाने के लिए मेरा टोटल कॉस्ट बढ़ गया? कितने से बढ़ा? वो 200 इज द मार्जिनल कॉस्ट. 200 इज द विच कॉस्ट? अभी मार्जिनल कॉस्ट के लिए दो फॉर्मूलाज है. वन इज MC ऑफ n इज इक्वल टू TC ऑफ n माइनस TC ऑफ n माइनस 1. MC मतलब मार्जिनल कॉस्ट, TC मतलब सो कहना इसे मार्जिनल कॉस्ट अपने को कौन से यूनिट का ढूंढना है? 11. मार्जिनल कॉस्ट कौन से यूनिट का ढूंढना है? तो 11th का मार्जिनल कॉस्ट क्या रहेगा? TC ऑफ 11 माइनस TC ऑफ 11 माइनस 1 विच विल बी नथिंग एल्स बट TC ऑफ 11 माइनस TC ऑफ 10. 11th यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना है? ये बोलो रे 1200. और 10th का कितना है? 1000. देयरफॉर मेरा मार्जिनल कॉस्ट फॉर 11th यूनिट कितना आएगा? सो ये जो 200 आया वो मेरा मार्जिनल कॉस्ट. और मार्जिनल का मतलब कॉस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स के कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट. लास्ट नहीं बोलना है, एडिशनल बोलना है, एडिशनल नहीं बोलना है, एक्स्ट्रा बोलना है. जो भी बोलना है वो तुम लोग बोल सकते हो. आर वी क्लियर विथ मार्जिनल कॉस्ट? पक्का. मार्जिनल कॉस्ट के लिए एक और फॉर्मूला है जो मैं इधर ही नीचे कर देता हूँ. ये पूरा मार्जिनल कॉस्ट के लिए. व्हाट इज अनदर फॉर्मूला फॉर मार्जिनल कॉस्ट? MC ऑफ n इज इक्वल टू डेल्टा TC अपॉन डेल्टा आउटपुट. ये डेल्टा छोटा समोसा क्या है? चेंज. सो डेल्टा TC. डेल्टा TC का मतलब होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट. अभी ये जो एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा है वो एग्जाम्पल के लिए मार्जिनल कॉस्ट कौन से यूनिट का ढूंढना है? 11th. आंसर दोनों से सेम ही आने वाला है, सिर्फ तरीका अलग है. बोलो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 11 इज इक्वल टू TC ऑफ 11 माइनस TC ऑफ 10 अपॉन 11 माइनस 10. सो मेरा आंसर क्या आएगा इधर? 1200 माइनस 1000 अपॉन 1. सो 1200 अपॉन 200 अपॉन 1. माई आंसर इज 200. सो तू चाहे ये वाले फॉर्मूला से कर या ये वाले फॉर्मूला से कर, तेरे को आंसर दोनों केस में क्या आना चाहिए? सेम. बट आई वुड ऑलवेज प्रिफर टू यूज दिस फॉर्मूला. तो किसी को कुछ पूछना नहीं है? एग्जैक्टली पूछना चाहिए ना कि अगर दोनों फॉर्मूला से सेम आंसर आ रहा है तो हम क्यों दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? रीजन, जो पहला वाला फॉर्मूला है ना विल बी यूजफुल ओनली व्हेन द डेटा इज कंटिन्यूअस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसा 1 by 1 दिया रहेगा ना तो ही काम में आएगा. क्योंकि फॉर्मूला में क्या है? TC ऑफ n माइनस 1. TC ऑफ n माइनस TC ऑफ n माइनस 1. सो अगर यहां पर 11 है तो उसके पिछला 10 रहेगा ना तो ही ये वाला फॉर्मूला काम में आ सकता है. पर क्या कभी कभार डेटा ऐसा हो सकता है कि आउटपुट 5 यूनिट्स, आउटपुट 10 यूनिट्स, आउटपुट 15 मिनट्स यूनिट्स, मतलब क्या ये कंटिन्यूअस में दिया है कि गैप वाला है?
जब डेटा गैप वाला रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला विल गिव यू अ बेटर आंसर. क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हें को बता TC ऑफ 11 माइनस कैन आई से चेंज इन क्वांटिटी बोला है, तो इट विल बी 15 माइनस 10. इसका मतलब दैट विल बी डिवाइडेड बाय 5. तो ये जो सेकेंड वाला फॉर्मूला है उसमें डेटा कंटिन्यूस हो या गैप वाला हो, दोनों का आंसर राइट आएगा. जबकि ये वाला फॉर्मूला सिर्फ कब काम में आएगा? जब डेटा कंटिन्यूस है. गैप वाला रहेगा तो ये वाले फॉर्मूला से आंसर आएगा नहीं. सो रणवीर, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है, रणवीर ही गायब हो गया तो मैं किसको एक्सप्लेन कर रहा है? सो रणवीर, मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट. एडिशनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा कॉस्ट. तो अभी इसमें तुझे क्या डाउट आया है वो मुझे स्पेसिफिकली पूछ, क्योंकि मैंने यहाँ पर दोनों तरीके से सॉल्व करके समझाया है. इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ वो मुझे नहीं पता है. 10वें यूनिट का कॉस्ट 1000 है, 11वां यूनिट को बनाने का कॉस्ट 1200 है, तो मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना है? अभी क्लियर है रणवीर? सो अभी तक कितना टाइप का कॉस्ट हुआ? कौन सा दो? एक टोटल और एक मार्जिन. टोटल कॉस्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, total fixed cost and total variable cost. Fixed cost is, I agree with you, is it dependent on output? It is not dependent on output, whereas variable cost is, whereas when we talk about marginal cost, it is the dash dash or dash cost, additional, extra और last. क्या क्या बोला? additional, extra या तो last. अच्छा, अब मेरे को एक बात बता, बिफोर आई गो टू एवरेज, कैन यू गिव मी टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला? टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा? टोटल कॉस्ट के कितने टुकड़े थे? 2 थे ना. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल कॉस्ट? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. अच्छा, ये क्लासरूम में जो रेंट है वो कौन सा कॉस्ट? सैलरीज, वेजेस. मेरे को वेजेस मिलता है कि फी मिलता है? क्या सैलरी मिलता है? बेटा, वेजेस इज फॉर दोज पीपल हु आर अनस्किल्ड. मैं अनस्किल्ड है तो जो स्किल्ड होता है ना उसको फी मिलता है. डॉक्टर के पास जाकर क्या पूछता है? आपका वेजेस कितना है? टीचर के पास तो साले टीचर के साथ क्यों ऐसा नाइंसाफी? डॉक्टर, लॉयर्स, ये लोग क्या चार्ज करते हैं? तो टीचर भी एक आर्ट है, टीचिंग इज एन, तो फी है. साले गरीब बना रहा है तू. तो कैन आई से व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ टीचर्स रेम्यूनरेशन, कैन आई से इट इज अ फी. सो टोटल डैश कॉस्ट प्लस टोटल डैश कॉस्ट इज इक्वल टू डैश. टोटल प्लस टोटल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. बोलो मेरे को, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट? Total cost minus total variable cost. What is the formula for total variable cost? Total cost minus total fixed cost. Do you agree? ये जो मैंने रेड कलर में एग्जाम्पल लिखा है वो किसके लिए लिखा है? दिस इज फॉर मार्जिनल कॉस्ट. अब एक कॉन्सेप्ट रह गया. बोलो कौन सा कॉन्सेप्ट है अभी? बोलो, एवरेज का मतलब क्या होता है? एब्सोल्युटली करेक्ट. कैन आई से एवरेज इज पर यूनिट. क्या तीनों सेम है? तीनों में फर्क है? टोटल का मतलब क्या लिखा है? मतलब सबका. मार्जिनल का मतलब एडिशनल, और एवरेज का मतलब टोटल के पर यूनिट. तो क्या मार्जिनल और एवरेज सेम है? अरे मार्जिनल में भी तो एक यूनिट का है, वो लास्ट का है. हाँ, वो लास्ट का है या तो एडिशनल का है. जबकि एवरेज मतलब टोटल से हमको मिलता है मीन. मीन, मीडियन, मोड. मीन क्या है? इट इज द मिडल वैल्यू. सो एवरेज इज ऑलवेज द मिड पॉइंट और द मिडल वैल्यू. सो एवरेज के अंदर भी कितने टाइप के कॉस्ट है? 2. कितने टाइप के कॉस्ट है? बोलो कौन सा 2 कॉस्ट आएगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज
वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला पहले तो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एटीसी? एटीसी मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट। क्या एवरेज टोटल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट सेम है? एवरेज इज द पर यूनिट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एटीसी? एएफसी प्लस एवीसी। अनदर फॉर्मूला, ये बहुत ज्यादा बड़ा लिखा है मैंने, एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एएफसी प्लस एवीसी। गिव मी फॉर्मूला फॉर एएफसी। एटीसी माइनस एवीसी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवीसी? एटीसी माइनस एएफसी। पर मेरे को ये तरीके से नहीं ढूंढना हो, दूसरा तरीके से ढूंढना हो तो बताओ, क्योंकि अगर वो लोग ने फिक्स कॉस्ट नहीं दिया, वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया, तो तू फाइंड कैसे करेगा? तो कैन आई से दैट एवरेज टोटल कॉस्ट इज पर यूनिट, और पर यूनिट मतलब डिवीजन, ए पर यूनिट मतलब, सो फॉर्मूला क्या आएगा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। क्या आएगा फॉर्मूला? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, वैसे ही मेरे को बता इधर एक और फॉर्मूला एएफसी के लिए, टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू। एक और फॉर्मूला बता एवीसी के लिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। सो जब मैं टोटल को डिवाइड करेगा बाय नंबर ऑफ यूनिट्स तो मुझे क्या मिलेगा? तुम लोग ने जब मीन किया था फाइंड, तभी तुम लोग क्या करते थे? मीन के अंदर सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल मतलब टोटल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, जो नंबर ऑफ यूनिट्स यहां पर क्या है? क्यू। आर वी क्लियर? सो आई रिपीट, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट? दिस कॉन्सेप्ट इज बाय द नेम ऑफ cost is divided into how many categories? What are the three categories of cost? Total cost, marginal cost, average cost. Total is the aggregate or sum of all. Marginal is the extra, additional or the cost of last unit. And average is the cost of per unit. अच्छा, अगर इस थोड़ा दिमाग रहेगा तुम्हारे पास, कहना ऐसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो मुझे और 3 फॉर्मूला मिल जाएगा। किसका फॉर्मूला मिला? सो अगर मुझे यहाँ पर लिखना है हो तो मैं यहाँ पर टोटल कॉस्ट के भी फॉर्मूलाज लिख सकता हूँ। ये थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। एग्जाम्पल मेरे को बताओ ना, मार्जिनल कॉस्ट के लिए एग्जाम्पल क्या लिखा था कि आउटपुट 10 यूनिट था और 11 था, और अपना टोटल कॉस्ट कितना था? 1000 और 1200, बराबर। अब अगर मेरे को एवरेज के टोटल के लिए ही और सेट ऑफ फॉर्मूलाज लिखने का रहेगा, कैन आई राइट टीसी इज इक्वल टू एटीसी इंटू क्यू? हाँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो मुझे मिलेगा टोटल कॉस्ट। वैसे ही टीएफसी के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? एएफसी इंटू क्यू। और टीवीसी के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? एवीसी इंटू क्यू। यार वी ऑल क्लियर? पक्का? श्योर है? अच्छा, अभी अगर एक प्रोड्यूसर को कॉस्ट क्यों इंकर करना पड़ता है? क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन करेगा तो क्या काम फ्री में होता है? कि जब भी प्रोडक्शन करोगे तो यू हैव टू बेयर अ, तो कॉस्ट होने के बाद प्रोड्यूसर को एक्सपेक्टेड क्या है कि उसको क्या मिलना चाहिए? प्रॉफिट। रॉन्ग। प्रॉफिट तो सिर्फ प्रोड्यूसर का शेयर है। तो आर यू ट्राइंग टू से द मनी दैट कम्स इन इज कॉल्ड एज प्रॉफिट? तो मैंने सेल किया, सेल करने से क्या मुझे प्रॉफिट मिलता है? नहीं, तो मुझे मेरे सवाल का जवाब देना। सेल करने से मुझे क्या मिलता है? रेवेन्यू मिलता है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं मिलता है। सो अगर कॉस्ट है तो उसके साथ कौन सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए? रेवेन्यू। व्हाट इज रेवेन्यू? इट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी रिसीव आफ्टर सेलिंग। I repeat, revenue is the amount of money that we receive after selling. So इधर भी 3 टाइप का रेवेन्यू आएगा। तुम लोग मेरे को बताओ कौन सा रेवेन्यू? सबसे पहला कौन सा रेवेन्यू? टोटल। अब तेरे को क्या लग रहा है? रेवेन्यू नहीं, एक सेकेंड, थोड़ा टेस्ट कर रहा हूँ।
क्या रेवेन्यू में भी ऐसा दो हिस्सा रहेगा, टोटल फिक्स्ड रेवेन्यू ने टोटल वेरिएबल रेवेन्यू? क्या रेवेन्यू में फिक्स्ड और वेरिएबल नाम का कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है? क्योंकि रेवेन्यू किस पे डिपेंडेंट है? तो क्या सेल्स फिक्स्ड इतना तो होएगा ही। क्या यहां पर ऐसा बाइफर्केशन आएगा, फिक्स्ड रेवेन्यू वेरिएबल रेवेन्यू? कुछ भी नहीं। अच्छा, टोटल रेवेन्यू के अलावा एक और कॉन्सेप्ट मेरे को बताओ कौन सा आएगा? टोटल के बाद मार्जिनल का मतलब? अभी वहां पर पढ़ा था एक्स्ट्रा कॉस्ट, तो यहां पर पढ़ेंगे एक्स्ट्रा रेवेन्यू। और एक और कॉन्सेप्ट आएगा जिसका नाम क्या है? एवरेज रेवेन्यू। बोलो, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर टोटल रेवेन्यू? मस्त, ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है, बट ये वाले फॉर्मूला तक पहुंचने के लिए टाइम है। सो आई अग्री विथ यू, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, आई विल कम टू इट। कैन आई से टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला बन जाएगा प्राइस इनटू क्वांटिटी। सिंपलेस्ट फॉर्मूला कि मैंने 1000 यूनिट बेचा, हर एक यूनिट का मैंने जो प्राइस चार्ज किया वो 10 रुपया चार्ज किया, तो मेरा जो टोटल रेवेन्यू है वो कितना बनेगा? प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। सो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला हो गया P इंटू क्यू। अब मेरे को मार्जिनल का दो फॉर्मूला आना चाहिए सबको। मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ N इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ N माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ N माइनस 1। या तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये वाला फॉर्मूला कब यूज करने का? जब डेटा कंटिन्यूअस है। पर अगर गैप वाला आ गया तो कौन सा यूज करना पड़ेगा? व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ N इफ द डेटा हैज गैप? इज इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन आउटपुट। ये बराबर। बोलो, व्हाट विल बी द फॉर्मूला? अच्छा, क्या ना इसे सारे मार्जिनल को ऐड करूं तो टोटल मिल जाएगा? आई रिपीट, इफ आई ऐड ऑल द मार्जिनल, ये मार्जिनल का मतलब एडिशनल था, अगर सब मार्जिनल को ऐड करेगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल। कैन यू गिव मी द फॉर्मूला फॉर एवरेज रेवेन्यू? सो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला आएगा, सर एवरेज इज द डिवीजन ऑफ व्हाट? टोटल। सो फॉर्मूला विल बी टोटल रेवेन्यू अपॉन क्यू। अब मजे वाला बात, कैन से जो तूने मेरे को बोला था वो तो आएगा ही। सो कैन से तूने बहुत अच्छे से दिमाग लगाकर बोला कि सर टोटल रेवेन्यू कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज AR इंटू क्यू। मेरे को एक बात बता, व्हाट इज द यहां पर फॉर्मूला क्या लिखा है? AR इज इक्वल टू TR अपॉन क्यू, यस और नो? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर TR? कैन आई से इट इज P इंटू क्यू। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला P इंटू क्यू है, तो मैंने इधर TR को लिख दिया P इंटू क्यू। सो P इंटू क्यू अपॉन क्यू करेंगे, क्यू मैचिंग कैंसल हो गया, देयरफॉर AR इज इक्वल टू प्राइस। और थोड़ा ध्यान से फॉर्मूला देख, TR के फॉर्मूला में ऑलरेडी P इंटू क्यू लिखा है, और अगर प्राइस AR है तो तू उसको TR इज इक्वल टू AR इंटू क्यू भी लिख सकता है। सो कैन आई से टोटल कितने टाइप्स के रेवेन्यू आए? 3। पहला टोटल, दूसरा और तीसरा एवरेज। क्या यहां पर ऐसा फिक्स्ड और वेरिएबल रेवेन्यू में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता? ये फिक्स्ड और वेरिएबल कहां पर आते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट फिक्स्ड भी हो सकता है और कॉस्ट वेरिएबल भी हो सकता है, कॉस्ट टोटल भी हो सकता है, मार्जिनल भी हो सकता है और एवरेज भी हो सकता है। आर वी ऑल क्लियर? श्योर हो ये चीज के बारे में? द लास्ट थिंग दैट यू हैव डन इन योर नोटबुक इज द डायग्राम, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। उसके बाद आई वॉन्ट यू टू राइट द हेडिंग एज कॉस्ट। बेटा दिस इज योर 12th एंड CA फाउंडेशन कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा सा है ना स्पेस मैनेजमेंट बराबर करना, पहले पूरा टोटल लिख, फिर मार्जिनल के लिए एरो डाउन करके लिखना, और फिर राइट में वापस एवरेज। तो बेटा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लिखने का रहेगा तो आप एग्जाम्पल लिखना।
या तो इसके नीचे लिखने का रहेगा ना, फॉर्मूला के नीचे, तो भी चलेगा। मैं पहले एग्जांपल दे दूं क्या? लीव सम स्पेस फॉर एग्जांपल इफ यू वांट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल, सैलरी आएगा, रेंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा। इसमें एक और पॉइंट ऑफ व्यू कैसा हो सकता है कि एडवर्टीजमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तू सोचेगा ना, तो वो फिक्स्ड, क्योंकि आउटपुट ज़्यादा हो जाए, आउटपुट कम हो जाए, तेरा एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट आउटपुट पर डिपेंडेंट नहीं है। सो तेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होना चाहिए वाइल डिटरमाइनिंग सम कॉस्ट इज फिक्स्ड और वेरिएबल, इज वेदर इट इज डिपेंडेंट ऑन आउटपुट और नॉट डिपेंडेंट ऑन आउटपुट। क्योंकि अगर आज मैं एडवर्टीजमेंट किया, तो क्या ज़्यादा एडवर्टीजमेंट किया, कम एडवर्टीजमेंट किया, उससे या जो कॉस्ट मैंने इंकर किया है उससे मेरे को रेवेन्यू पर जो इम्पैक्ट आने वाला है या आउटपुट पर जो इम्पैक्ट आने वाला है ना, वो मैं कंसीडर नहीं कर पाएगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, जब मैं बोलता हूँ रेंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, व्हाई रेंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट? बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आउटपुट। आउटपुट ज्यादा हो या आउटपुट कम हो, देखो रेंट तो उतना पे करना ही पड़ेगा। एडमिशन ज्यादा हो या कम हो, अगर मैंने एडवर्टीजमेंट पर खर्चा कर दिया है तो फिक्स्ड ही हो गया ना। पर जो रॉ मटेरियल है वो आउटपुट पर डिपेंडेंट है। इफ आई वांट टू प्रोड्यूस मोर, देन आई विल रिक्वायर मोर रॉ मटेरियल। If I want to produce less, then I will have to incur less expenditure. So अगर मैं output के point of view का बात करूँ, then please understand that fixed cost advertisement is a fixed cost because it does not depend on the level of output. Output zero भी है, for example हमने advertisement कर दिया, admission ही नहीं, सो आउटपुट तो जीरो है, फिर वो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर तो मैं कर चुका हूं, मतलब मेरे लिए एडवर्टीजमेंट कौन सा कॉस्ट हो गया? फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। आई होप आई एम क्लियर विद दैट। ये सबका ये लिखकर हुआ है। मार्जिनल कॉस्ट सबको समझ में आया है बेटा? मार्जिनल इज द एडिशनल, एक्स्ट्रा या तो लास्ट। हाउ कैन इट बी द सेम? मेरे को बता। तू ये बोलना चाहता है कि 10वें के लिए भी 1000 और 11वें के लिए भी 1000, तो पर यूनिट हुआ, मतलब एक यूनिट को बनाने का एवरेज कॉस्ट 100 है, तो क्या इसका मतलब ये जरूरी है कि लास्ट यूनिट को भी बनाने का एवरेज कॉस्ट 100 ही हो? नॉट एट ऑल। अच्छा नहीं, कैसा हो सकता है? चल क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करते हैं। सचिन तेंदुलकर का एवरेज 50 रन है, मतलब क्या तो ये बोलना चाहते हैं कि हर एक इनिंग्स में उसने 50 ही बनाए? फिर एवरेज तो उसके पूरे करियर का है। सो मार्जिनल क्या है? मैंने लास्ट मैच खेला, उसमें मैंने 100 रन बनाया, इस मैच में भी मैंने 100 रन बनाया, तो शायद सेम होएगा। बट जब मैं एवरेज कैलकुलेट करता है, तो क्या एवरेज सिर्फ लास्ट 2 मैच का है कि पूरे टोटल यूनिट्स का है? तो फिर तो अगर मार्जिनल कॉस्ट सेम भी आया तो क्या मतलब, इससे तेरा व्हाट इज द पॉइंट ऑफ फर्दर डिस्कशन इन दैट? तो जीरो आएगा, हो सकता है। सो मार्जिनल कॉस्ट इज जीरो। हाँ, पर कॉस्ट कैसा नेगेटिव होएगा मुझे ये समझा। कैसा? क्या तेरा टोटल कॉस्ट कभी कम हो सकता है? तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है बेटा। तू कॉस्ट का बात कर रहे हैं, कॉस्ट नेगेटिव कैसा होएगा? मतलब मैं प्रोड्यूस करेगा और कोई मेरे को प्रोडक्शन का पैसा देकर जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं? तो फिर तू क्या बात कर रहे हैं? हाउ कैन कॉस्ट बी नेगेटिव? क्योंकि प्लीज अंडरस्टैंड, आउटपुट बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट तो बढ़ेगा, थोड़े से बढ़ेगा। एट द मोस्ट क्या रहेगा? जितना पहले वाले का था उतना ही इस वाले का कांस्टेंट रह सकता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट गिरेगा कैसा? सो आउटपुट बढ़ने पर टोटल कॉस्ट तो बढ़ेगा। द रिलेशनशिप विथ आउटपुट एंड टोटल कॉस्ट इज डायरेक्ट। सो आई डोंट थिंक सो दैट मार्जिनल कॉस्ट, मेरे दिमाग में तो नहीं बैठ रहा है कि वो नेगेटिव होना चाहिए। एवरीबडी, रेवेन्यू वाला पार्ट
मेरे ख्याल से तो सारे एमसीक्यूज हो गए. मैं एक बार सिर्फ चेक कर लेता हूँ कि इसमें कोई और एमसीक्यू पेंडिंग है कि नहीं है. इफ नॉट वी गो टू द नेक्स्ट चैप्टर. सो 99.99% वी आर डन. मेरे को सिर्फ बोलना ना, आर वी डन विथ ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 60? ये सब लोग एक बार चेक करो. क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 60 तक सब हो गया है. ओके. आर वी डन विथ क्वेश्चन नंबर 77? 77 से लेकर आर वी डन टिल क्वेश्चन नंबर 94, 95? 95 हुआ है? 99 तक हुआ है? 101, 109, 110, 112, 113, 114 और 115 तक सब हो गया. एंड देन फाइनली 121 इज ऑल्सो डन. Perfect. So we are done with all the MCQs which are there related to demand, supply and elasticity of demand. इसमें एक मेथड बाकी है जिसका नाम है पॉइंट मेथड, जो मेरे को चाहिए कि आप लोग एक बार डिफरेंशिएशन नाम का एक टॉपिक है वो पढ़ो मैथ्स में, फिर मैं उसके ऊपर डिस्कशन हाथ में लेगा. सो करंटली आई एम स्टार्टिंग विथ अ न्यू चैप्टर विच इज बाय द नेम ऑफ यूटिलिटी. ये सुना है वर्ड, मैंने एक्सप्लेन भी किया है और काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था. यूटिलिटी किसके बिहेवियर का पार्ट है? प्रोड्यूसर के बिहेवियर का पार्ट है कि कंज्यूमर के? सो यूटिलिटी किसको मिलता है? कंज्यूमर को. इट इज अ पार्ट ऑफ हुज बिहेवियर? कंज्यूमर बिहेवियर. यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या है? यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ और the capacity of the commodity to satisfy human want. क्या बोला? और the capacity of the commodity to satisfy a I want to write. What is my want? Thank you. To write. Pen is a I am thirsty. What is my want? To quench my thirst. Water is a जरूरी है पानी से ही अपना प्यास बुझाऊं? जूस से भी बुझा सकता है, कोकोनट खंबे से भी बुझा सकता है. अच्छा, तो जब भी हम लोग यूटिलिटी के बारे में बात करते हैं, आई होप वी ऑल आर नाउ क्लियर दैट वांट एंड वांट सेटिस्फाइंग पावर आर नॉट द. वांट किसका होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर किसमें होता है? कमोडिटी. मेरा वांट कितना सेटिस्फाई हुआ है, क्या वो मेजर कर सकते हैं? हाँ, कितना मेरे को. अच्छा, तुम लोग को जब लेक्चर्स अटेंड करते हो, सर्वेश सर का लेक्चर, मेरा लेक्चर, निशित सर का लेक्चर, नारायण पुरोहित सर का लेक्चर, कैन आई से योर वांट इज नॉलेज? हाँ ना, तुम पढ़ने के लिए आए ना, तो योर वांट इज नॉलेज. कितना नॉलेज मिल रहा है, कितना मजा आ रहा है, वो मेजर कर सकता है. बिकॉज यूटिलिटी क्या है? एक फीलिंग है ना. और क्या तू फीलिंग्स को मेजर कर सकता है? इतना सोच रहे लोग. सेटिस्फैक्शन मेरे को बता, सेटिस्फैक्शन को मेजरिंग यूनिट क्या है? मेरे को 10 किलो मजा आया, मेरे को 2 लीटर मजा आया, ऐसा तो नहीं है. चलो, सो when we talk about utility, it is the want satisfying power of a commodity. Want अलग, want satisfying power. यूटिलिटी को अपन एक्चुअली में मेजर कर सकता, बिकॉज यूटिलिटी इज अ फीलिंग. फीलिंग्स को हम मेजर कर सकता, जैसे कि लव इज अ फीलिंग, एंगर इज अ फीलिंग. बोल बेटा, हाउ मच डू यू लव हर? अरे योर मदर रे, मदर सालो. हाउ मच डू यू लव योर मदर? कैन यू मेजर? वेरी मच. तू ऐसा थोड़ी बोलता है मैं मेरी माँ से 10 किलो प्यार करता है. अच्छा, इफ आई आस्क समबडी ओवर हियर, हाउ मच डू यू लव हिम? योर फादर. अगेन, कैन यू मेजर कि मैं मेरे बाप को 5 किलोमीटर प्यार करता है या करती है? बिकॉज लव मेजरेबल. सो यूटिलिटी इन रियलिटी मेजरेबल नहीं. अच्छा, यूटिलिटी किधर दिख? बोलो सर, मैं आऊं उस पर.
मैं रियलिटी का बात कर रहा है और तू अजम्पशन का बात कर रहा है। तो भाई ने कुछ बोला है तो उस भाई पर कमेंट करता हूं। सो देयर वाज एन इकोनॉमिस्ट बाय द नेम ऑफ एल्फ्रेड मार्शल, वो बोलता है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, इट इज एन अजम्पशन नॉट अ रियलिटी। तू कॉन्सेप्ट को समझ रादर देन व्हाट यू हैव स्टडीड। तू मुझे बता क्या यूटिलिटी को रियल में, तो मेरा एक सवाल है आज के लेक्चर में, या तेरे को कितना कंटाला आ रहा है या कितना मजा आ रहा है, तू उसको मेजर कर सकता है क्या? रेटिंग दे सकता है, बट वो मेजरमेंट थोड़ी हुआ। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? यू गेट एन एक्यूरेट आंसर। सो आज के लेक्चर में तू क्या बोलेगा? बोल, कितना कंटाला आया, कितना मजा आया, बहुत कंटाला आया, बहुत मजा आया, तू यही बोल सकता है ना। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट जब भी हम लोग बात करते हैं अबाउट यूटिलिटी, उसको मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज यूटिलिटी इज द एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। क्या बोला? यूटिलिटी इज द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, नॉट वॉट यू हैव एक्चुअली रिसीव। सो आई विल गो, जैसे जैसे आगे जाएंगे ना तेरे को और समझ में आएगा। मेरे को बता, क्या यूटिलिटी विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन? सबका अलग रहेगा। तेरे को कोई कमोडिटी से मजा आएगा, मेरे को कोई और कमोडिटी से मजा आएगा। अच्छा, तो कुछ लोग जिसको क्लासरूम में सिर्फ मजा करने का रहेगा, उसको आज का लेक्चर बोर हुआ रहेगा, पर जो पढ़ने के लिए आया रहेगा उसको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया रहेगा तो उसको मजा आया रहेगा। सो तेरे को कंटाला आया पर किसी और को मजा आया, मतलब यूटिलिटी विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू। अच्छा, मेरे को वेजिटेरियन फूड खाने से मजा आएगा क्योंकि मैं वेजिटेरियन है, पर अगर किसी नॉन वेजिटेरियन के साथ बात करेगा और बोलेगा ले भाई तू पनीर खा, तो वो मेरे को 2 गाली डालेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हम लोग यूटिलिटी का बात करते हैं, इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू। अ टीचर विल गेट यूटिलिटी फ्रॉम अ डिजिटल पेन, but you will get utility from a normal pen. So utility differs from person to, therefore it is a dash concept. जब person to person differ होता है तो it is a relative. गलत है। when it differs from person to person, we call it as a subjective matter. एक कौन सा मैटर? सो एक कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव, एक कॉन्सेप्ट होता है सब्जेक्टिव। रिलेटिव और सब्जेक्टिव दोनों सेम होता। रिलेटिव का मतलब क्या है? प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। तो अब तू सोच के बता, क्या यूटिलिटी रिलेटिव भी है? इज यूटिलिटी अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट? विल इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन? यस। विल इट डिफर फ्रॉम और प्लेस टू, सॉरी, रिलेटिव पर्सन टू पर्सन क्यों आया? विल इट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? विल इट डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम? फॉर एग्जाम्पल, प्लेस टू प्लेस, तू गया कश्मीर, क्या कश्मीर के अंदर तेरे को शॉर्ट्स से यूटिलिटी मिलेगा? स्लीवलेस से यूटिलिटी मिलेगा? कश्मीर जाने वाला आदमी कॉटन का कपड़ा पहनेगा और गोवा जाने वाला आदमी वुलन वेयर पहनकर जाएगा, यूटिलिटी मिलेगा क्या? सो यूटिलिटी विल डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट विल डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम। रेनी सीजन के अंदर तू वुलन क्लोथ्स पहन रहा है और विंटर सीजन के अंदर तू छाता खोल के बैठा है, तो थोड़ी ना काम होएगा। सो कैन आई से यूटिलिटी इज अ डैश एज वेल एज अ डैश कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव एज वेल एज रिलेटिव। सब्जेक्टिव का मतलब इट विल डिफर फ्रॉम, रिलेटिव का मतलब इट विल डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। अब एक सवाल है, क्या यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस होता है? इज यूटिलिटी ऑलवेज यूजफुल? क्वेश्चन मार्क। वो बोलता है यस। तुम लोग में से कुछ लोग बोलते हो नो। यूजफुलनेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई से सिगरेट्स, क्या सिगरेट्स में यूटिलिटी है? आई वॉन्ट टू बी इंटॉक्सिकेटेड, मुझे नशा करना है, ये मेरा वांट है। होता है ना कुछ लोगों का वांट के दे वांट टू बी हाई। सो इफ दे वांट टू बी हाई, दे विल प्रोबेबली चूज अ सिगरेट और अ ड्रग और अ लिकर। बोलो, सिगरेट्स, ड्रग्स, लिकर, इनमें से कोई भी चीज यूजफुल है? पर मैं अगर इनको कंज्यूम करेगा तो मेरा वांट तो सेटिस्फाई होएगा ना। मुझे हाई होना है, क्या 4-5 शॉट पी लूं तो हाई हो जाएगा? सो क्या यूटिलिटी हर बार यूजफुल हो
ये जरूरी है क्या? यूटिलिटी मे और मे नॉट बी यूजफुलनेस। आज सिंपल सा एग्जांपल, कितने बजे उठा? 5:50 को उठा। सुबह को मम्मी ने उठकर तुझे कुछ दिया, मतलब डिड शी, चप्पल के अलावा बेटा क्या मम्मी ने तेरे को पानी दिया, चाय दिया, कॉफी दिया, बॉर्नविटा दिया, दूध दिया, समथिंग दैट यू हैड? कुछ भी नहीं। ओके क्या तेरे को कभी लगता है ऐसा जिंदगी में कि मम्मी आएगी और तेरे को उठाकर बोलेगी ये ले बेटा एक गिलास बियर का मार? क्यों नहीं देगी मम्मी बियर? यूजफुल नहीं है। पर क्या बियर में यूटिलिटी है? पिएगा तो मजा आएगा। पर माँ क्यों नहीं देती है? क्या तेरे को ऐसा लगता है आज रात को तू घर पर जाएगा, पप्पा के साथ बैठेगा, पप्पा को बोलेगा आज तेरा दुखड़ा सुनाएगा, तू बोलेगा आज ये हो गया वो हो गया, 1:30 बजे तक लेक्चर में था, बहुत थक गया, किसी के साथ बात करने का कोशिश किया उसने नहीं किया, तूने तेरा पूरा दुखड़ा सुना के बाद तेरे को पापा बोलेंगे एक काम कर बेटा, चल हुक्का लेकर आ, तू और मैं बैठकर एक सेशन चलाते हैं। आज हुक्का से यूटिलिटी तो मिलता है, पर क्या हुक्का यूजफुल है क्या हार्मफुल है? सो क्या यूटिलिटी यूजफुलनेस हो सकता है? हाँ भी और ना भी। यूटिलिटी में और मे नॉट बी यूजफुलनेस। क्या यूटिलिटी का मतलब हर बार प्लेजर होता है? इज यूटिलिटी ऑलवेज प्लेजर? आज का ही सिंपल का एग्जांपल ले लो। द फर्स्ट 1 आवर ऑफ द लेक्चर, 45 मिनट्स ऑफ द लेक्चर मैं बहुत सीरियसली पढ़ा रहा था, तो कुछ लोगों को जरा भी मजा नहीं आ रहा था। पर लास्ट का 15 मिनट से मैंने ऐसे ऐसे एग्जांपल लिए जिसकी वजह से सब लोग हंसने लग रहे। इसका मतलब क्या हर बार यूटिलिटी प्लेजर हो ये जरूरी है? वॉट इज यूटिलिटी का डेफिनेशन? इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द। जब मैं लेक्चर ले रहा था पहला 45 मिनट्स जब पढ़ा रहा था, तो क्या आपको यूटिलिटी मिला है? कॉन्सेप्ट समझ में आया था? कॉन्सेप्ट समझ में आया मतलब यूटिलिटी मिला। बट क्या मजा आ रहा था कॉन्सेप्ट पढ़ने को कि शक्ल? अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरा, हैव यू ऑल एवर गॉन टू अ डॉक्टर? यस, गया ये डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बोलता है डॉक्टर डॉक्टर मेरे को तो आज का लेक्चर कुछ भी करके बैठने का है, क्योंकि ये प्रीतेश सर का लेक्चर है और दूसरा किसका है? नारायण सर का मैथ्स का लेक्चर है, मैं ये दोनों लेक्चर मिस नहीं कर सकता है, मेरे को दोनों वैसे ही नहीं जमता है। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बोलता है कि मेरे को तुरंत ठीक करो, तो डॉक्टर बोलता है 2 ऑप्शन है, दवा खा, टैबलेट का 2-3 दिन लगेगा तेरे को ठीक होने के लिए, या तो इसकी जगह पर इंजेक्शन ले ले, इंस्टेंट ठीक हो जाएगा। तो भाई घूम गए। अच्छा जैसे ही इसने एक इंजेक्शन लिया, इसने डॉक्टर को क्या बोला रहेगा? आ हा 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 डॉक्टर क्या मजा है, एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसा 4 इंजेक्शन लेकर आया रहेगा। बेटा डज इंजेक्शन गिव यूटिलिटी? आई रिपीट, डज इंजेक्शन गिव यूटिलिटी? बट क्या इंजेक्शन से मजा आता है, प्लेजर मिलता है? Does medicine have utility? बट दवा खाने का मजा आता है। Does education have utility? बट क्या उसमें हर बार मजा आए ये जरूरी है? सो क्या यूटिलिटी एंड प्लेजर आर द सेम कि नॉट द सेम? यूटिलिटी अलग, प्लेजर अलग। इज यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस द सेम? यूटिलिटी अलग, यूजफुलनेस अलग। So utility and usefulness are not the, utility and pleasure are not the. What about utility and satisfaction? Is utility equal to satisfaction? Yes, मतलब आप ये कहना चाहते हो जो कमोडिटी में यूटिलिटी है उसमें सेटिस्फैक्शन है। तो पानी में यूटिलिटी है, जैसे ही मैंने ये पानी पिया, पानी गर्मा गर्म निकला और मेरा जीभ छिल गया, मैं सेटिस्फाई हो गया? एग्जैक्टली इसका मतलब इट इज नॉट द सेम, नो, इट डिपेंड्स ऑन द वांट। आज मैं अगर एक टीचर है तो या इतना गर्म पानी रहेगा जिससे मेरा जीभ छिल जाएगा, तो उससे सेटिस्फैक्शन थोड़ी मिलेगा। अच्छा आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, डज मैंगो हैव यूटिलिटी? मैंगो खट्टा निकला तो मजा आएगा,
मेरे जब मैंगो खाता हूं तो मैं एक्सपेक्ट क्या करता हूं कि वो मीठा निकलेगा, और अगर मैंगो खट्टा निकला तो क्या मेरा वांट सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा? तो मेरे को चिचा एक बात बताओ, इज यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन द सेम? के यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन मैचिंग मैचिंग के अलग अलग? यूटिलिटी अलग, सेटिस्फैक्शन अलग। क्या तेरे को कहीं पर भी यूटिलिटी दिख रहा है? मैंने अभी एग्जांपल लिया, मैं सुन रहे तुम लोगों को कमेंट्स, इंजेक्शन वाला कमेंट मैंने सुना, फिर मीठा वाला कमेंट मैंने सुना, तो जो होता है उसको ऐसा लगता है। तो अब मेरे को एक बात बता, जब हाँ जाने दे, अब ये जो तू हंसा, बता इज यूटिलिटी विजिबल? अरे जवाब दो, क्या यूटिलिटी कहीं दिख रही है? देखा उधर गया। इज यूटिलिटी मेजरेबल? So utility is neither visible nor measurable. ये बराबर। Utility is a subjective concept. Utility is a relative concept. Subjective का मतलब it will differ from, and relative का मतलब it will differ from place to place. And is utility and usefulness the same? No. Is utility and satisfaction the same? No. Is utility and pleasure the same? तो एक सवाल है, यूटिलिटी कब मिलता है, प्लेजर कब मिलता है, सेटिस्फैक्शन कब मिलता है? तीन सवाल पूछा। व्हेन इज यूटिलिटी, व्हेन इज प्लेजर एंड व्हेन इज सेटिस्फैक्शन? मुझे यूटिलिटी कब मिलेगा? कंजम्पशन करने के बाद, कंजम्पशन करने के वक्त, के कंजम्पशन के पहले यूटिलिटी? कंजम्पशन के बाद। अच्छा ये बोलता है कंजम्पशन के बाद। तो सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? कंजम्पशन के पहले। When are you satisfied? After consumption. Then how can be utility after consumption? बेटा यूटिलिटी कब होता है? ऑलवेज बिफोर कंजम्पशन। कि भाई ये पानी है तो मेरे को देख कर ही लगेगा हाँ चल पानी से मेरे को यूटिलिटी मिलेगा। मैंने पहले भी तुझे बोला था यूटिलिटी इज द एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि यूटिलिटी इज ऑलवेज बिफोर कंजम्पशन। प्लेजर कब मिलेगा? ड्यूरिंग कंजम्पशन। मैंगो देखा, यूटिलिटी मिला। मैंगो कंज्यूम करेगा, मीठा निकलेगा, प्लेजर मिलेगा। डकार निकलेगा तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सो तीन स्टेटमेंट चाहिए मेरे को। यूटिलिटी इज ऑलवेज बिफोर कंजम्पशन, प्लेजर इज, सेटिस्फैक्शन इज। क्या इकोनॉमिक्स के अंदर यूटिलिटी या इकोनॉमिक्स गुड और बैड के बीच में डिफरेंशिएट करता है? Does a knife have utility? But knife has utility for cutting vegetables also and murder also. क्योंकि नाइफ से तो तुम किसी का खत्म कर गेम। अब मेरे को बता इसका मतलब क्या आया? इकोनॉमी, अपन ने सिगरेट का एग्जांपल लिया, आपने हुक्के का एग्जांपल लिया, दारू का एग्जांपल लिया। क्या ये सब एथिकली अच्छी चीजें हैं? इसका मतलब मॉरली करेक्ट है कि मॉरली न्यूट्रल है? इकोनॉमिक्स के अंदर अपन ने गुड और बैड के बीच में डिफरेंशिएट किया कि नहीं किया? अ नाइफ हैज यूटिलिटी फॉर अ हाउसवाइफ आल्सो एंड अ नाइफ हैज यूटिलिटी फॉर अ मर्डरर आल्सो। इसका मतलब यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। क्या बोला? इट इज एथिकली। अगर एथिकली नहीं समझता है तो मॉरली न्यूट्रल है, माला फर्क पड़त नहीं। अच्छा ये बेंच किससे बना है? वुड इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर। वुड इज कन्वर्टेड इनटू, व्हेन वुड इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर इट इज कॉल्ड एज डैश फॉर्म यूटिलिटी। मैं तुमको क्या दे रहा हूं? सर्विस दे रहा हूं, तो कौन सा यूटिलिटी? अच्छा मैं सर्विस में क्या प्रोवाइड कर रहा है? नॉलेज, तो कौन सा यूटिलिटी? नॉलेज यूटिलिटी। कैन आई से देयर कैन बी पोजेशन यूटिलिटी। फिलहाल ये मोबाइल फोन किसके पास है, तो इसका मजा कौन लेगा? पर अगर मैं तेरे को बोलूं कि तू थोड़े टाइम के लिए ये मोबाइल फोन यूज कर और फोटोज वगैरह ले, तो इसका यूटिलिटी मेरे पास रहेगा कि ट्रांसफर हो जाएगा? किसके पास ट्रांसफर होगा? जिसके पास इसका पोजेशन रहेगा, एक्सेस। बराबर है? कैन आई से इसको बोलते हैं पोजेशन यूटिलिटी। कौन सा यूटिलिटी? मेरे पास घड़ी है, इसके लिए मैं टाइम देख सकता है, तो इस घड़ी का यूटिलिटी किसको है?
पर अगर यही घड़ी में तेरे को दे देगा तो इस घड़ी का यूटिलिटी किसको मिलेगा? तेरे को। सो जिस आदमी के पास उस कमोडिटी का, उसको मिलेगा पोजेशन यूटिलिटी। ये बराबर है। कितना टाइप का यूटिलिटी हुआ? 4। कौन सा हुआ? फॉर्म यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, कैन आई से देयर कैन बी समथिंग कॉल्ड एज प्लेस यूटिलिटी। ये सब तुम लोग ने ओसी में पढ़ा है। ट्रैक एक नंबर। कैन आई से ट्रांसपोर्टेशन कैन क्रिएट प्लेस यूटिलिटी, क्योंकि सपोज कर के गुड्स थाना के गोडाउन में पड़ा है, उसको मेरे को चाहिए बोरीवली के अंदर, तो एक जगह से दूसरे जगह पर लाने के लिए मैं क्या यूज करेगा? ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन के वजह से गुड्स एक्सेसिबल हो जाते हैं, एंड अगर गुड्स एक्सेसिबल रहेगा तो इट विल क्रिएट विच यूटिलिटी? प्लेस यूटिलिटी। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टाइम यूटिलिटी, वेयर हाउसिंग। सो वेयर हाउसिंग विल क्रिएट टाइम यूटिलिटी। क्यों वेयर हाउस विल क्रिएट टाइम यूटिलिटी? स्टोर होता है, जब चाहिए तब विड्रॉ कर सकते हैं। क्या बोला? जब चाहिए मतलब टाइम। सो टोटल कितने टाइप्स ऑफ यूटिलिटी है? 6। चलो पहला टाइप फॉर्म यूटिलिटी, दूसरा टाइप कोई भी ऑर्डर में बोलेगा चलेगा मेरे को, सर्विस यूटिलिटी, तीसरा नॉलेज यूटिलिटी, चौथा पोजेशन यूटिलिटी, पांचवा प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। आर वी ऑल क्लियर? आर यू श्योर? देख तो अपना SYJC के टेक्स्ट बुक के अंदर यू विल फाइंड 2 क्वेश्चंस। पेज नंबर बोलता हूं, पेज नंबर 17 पर आओ। मार्क करो क्वेश्चन नंबर 1 एज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ 4 मार्क क्वेश्चन। पेज नंबर 17। चलो सबसे पहला पॉइंट क्या आया बेटा? फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डिमांड। बेटा तू स्कर्ट पहनेगा? स्कर्ट क्यों नहीं पहनेगा? क्योंकि तेरे को स्कर्ट से यूटिलिटी मिलता नहीं है। तो जिस आदमी, अच्छा यही क्वेश्चन अगर मैं किसी गर्ल को पूछेगा तो शी मे और मे नॉट बी विलिंग। देख इसमें भी 2 कैटेगरी हो सकता है ना, भले ही वो लड़की हो बट शी माइट नॉट बी कंफर्टेबल वेयरिंग अ स्कर्ट। तो कैन आई से व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिमांड? यूटिलिटी। अगर मुझे कोई कमोडिटी का यूटिलिटी मिलेगा तो मैं उस कमोडिटी का डिमांड करेगा। अगर मुझे उस कमोडिटी से यूटिलिटी मिल रहा तो मैं उस कमोडिटी का डिमांड भी करेगा नहीं। सो डैश इज द बेसिस ऑफ डिमांड, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। चल नेक्स्ट वाला क्या आया? इट इज एथिकली, मतलब क्या ये गुड वांट और बैड वांट के बीच में डिफर करता है कि नहीं करता है? बोलो। डिफेंस इक्विपमेंट्स आर यूजफुल फॉर सोल्जर्स ऑल्सो एंड टेररिस्ट ऑल्सो। सो कैन आई से अ गन हैज यूटिलिटी फॉर अ, ये अच्छा है, पर अ गन ऑल्सो हैज अ यूटिलिटी फॉर अ, ये तो बुरा है। पर यूटिलिटी एथिकली न्यूट्रल है। नेक्स्ट वाला पॉइंट, इट डिफर्स फ्रॉम, ये बोलो रे, इट डिफर्स फ्रॉम। नेक्स्ट वाला पॉइंट, द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज, मतलब रियलिटी में पॉसिबल। एक आदमी था जिसका नाम था एल्फ्रेड, उसने एक अजम्पशन दिया है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड कार्डिनली। अंडरलाइन कर वहां पर, है ही नहीं, कार्डिनल नहीं दिख रहा है मैं, हाँ ये रहा। देयरफॉर इट कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली, दैट इज इन नंबर्स। पर एक आदमी है जिसने इसको कार्डिनल मेजरमेंट का अजम्पशन दिया है। सो वी विल कम टू दैट। इट इज अ विच कॉन्सेप्ट? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? समथिंग विच एग्जिस्ट के समथिंग विच एग्जिस्ट इन माइंड, डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। नेक्स्ट वाला यूटिलिटी इज अ डैश कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव के साथ साथ एक और बोला था, इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इट डिफर्स फ्रॉम pleasure. Utility and satisfaction are not the same. Can I say utility is which concept? Single purpose के multi purpose?
मल्टीपर्पज का मतलब क्या हुआ कि एक ही कमोडिटी के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं. सो मल्टीपर्पज एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कैन सर्व मेनी पर्पसेस. एंड कैन से यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द वांट. सपोज कर अगर मैंने इसको 4 बॉटल पानी पिलाया और फिर वॉशरूम जाने नहीं दिया, पनिशमेंट दिया, कुछ तो कांड कर रहा था, मैं बोला ले मर तू, 1 बॉटल पी, 2 बॉटल पी, 3 बॉटल पी, और मैंने इसको 1 घंटे तक ऐसा ही बिठा के रखा. अब मुझे बता इसका इंटेंसिटी जो रहेगा टू गो टू द वॉशरूम वेरी लो कि वेरी हाई. और जैसे ही मैं इसको छोड़ेगा और वो वॉशरूम में जाएगा और ये हाँ, सो इंटेंसिटी जितना ज्यादा रहेगा उतना यूटिलिटी ज्यादा मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, see when I was a small child, I always wanted to watch a cricket match in a stadium. I think everybody who likes cricket would have a desire to go to a stadium and watch. जब मेरा पहला लाइफ में जब मैं पहली बार मैच देखने के लिए गया था ना, आई थिंक इट वाज आईपीएल सम इयर्स अगो, तो इतना एक्साइटमेंट क्योंकि इतने सालों से इच्छा था ना कि भाई मैं मैच देखने को जाएगा, मैच देखने के लिए जाएगा. ऐसा कलर वलर लगा कर गया था, टी शर्ट पहन कर गया था, वो पिपुड़ी वगैरह जो भी होता है सब कुछ लेकर गया था. अब देखो क्या लगता है, मैं क्रिकेट का मैच एट माई एज सिर्फ एक ही मैच देखा रहेगा आज तक. अब तक तो मैंने बहुत सारे मैचेस देख लिए, अब मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं आता है क्योंकि मैं बहुत देख चुका है. ऑलमोस्ट हर साल में 2 बार तो मैं देखने के लिए जाता ही था. अब मेरा इंटेंसिटी क्या हो गया है, बढ़ गया है कि कम हो गया. अगर इंटेंसिटी कम तो यूटिलिटी भी, अगर इंटेंसिटी ज्यादा तो यूटिलिटी भी ज्यादा. यार वी ऑल क्लियर, श्योर है. क्वेश्चन नंबर 1 का नाम क्या था, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. एंड क्वेश्चन नंबर 2 का नाम क्या है, देखो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. पहला टाइप प्लेस यूटिलिटी. व्हाट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन. नेक्स्ट वाला कौन सा यूटिलिटी, सर्विस. थर्ड वाला कौन सा यूटिलिटी, टाइम. टाइम के अंदर अगर याद रहेगा तो वेयर हाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी. फोर्थ वाला फॉर्म, फिफ्थ वाला नॉलेज और सिक्स्थ वाला पोजेशन. यार वी क्लियर, श्योर हो. आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स. आई वॉन्ट दीज टू आंसर्स विथ एग्जाम्पल्स. 15 मिनट का टाइम है, मेरे को ये दोनों आंसर्स विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन चाहिए इन इंग्लिश, नॉट इन हिंदी. क्योंकि तो जब अपना बोलने का आदत होता है ना तो अपन हिंदी में समझाने का शुरू करते हैं. नॉट अ वेरी डिफिकल्ट आंसर टू अंडरस्टैंड. कोई डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी एट 8:35. 15 मिनट्स ऑफ टाइम फॉर यू टू कंप्लीट दीज 2 आंसर्स. Then I wish to complete one concept and that's it for the day. We will be done. MCQs इसके ऊपर बहुत कम है. So थोड़ा और ये चैप्टर कंप्लीट होएगा ना, उसके बाद MCQs आएगा. क्या लिखना है, नहीं रे पढ़. तेरे को अगर ऐसा लग रहा है कि लिखने से तेरा प्रैक्टिस बेटर होएगा, गो अहेड, योर चॉइस. But I want you to explain me these 2 answers in the next 15, maybe 20 minutes, that is your choice. So and with the help of examples. एग्जाम्पल जो यहाँ पर दिए, या अगर तुमको खुद का कोई एग्जाम्पल क्रिएट करने का है तो मेरे को चलेगा, बट खुद का एग्जाम्पल कब क्रिएट कर पाएगा, जब यहाँ का एग्जाम्पल तुझे समझ में आएगा. तेरे को अगर याद रहेगा तो मैंने नाइफ का एग्जाम्पल दिया था एथिकली न्यूट्रल के लिए, यहाँ पर वो लोग ने गन का एग्जाम्पल दिया. So, if you don't read, you will not be in a position to frame. Hence, I want you to read.
तीन के बीच में एक ही टेक्स्ट बुक, बहुत नाइंसाफी है। बेटा इधर उधर देखने से आंसर नहीं आएगा, बुक में ही देखना पड़ेगा। लर्न लर्न, रट्टा नहीं मारना है पागल, रट्टा घर पे मारने का, समझ ले। देख मेरे को लगता है 6-7 पॉइंट तो ऐसे ही हो जाएगा। कैसा? तो सबसे पहला पॉइंट तो आना ही चाहिए, बेसिस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा, यूटिलिटी कम तो डिमांड कम। फिर आता है रिलेटिव कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। उसके बाद आएगा यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर नॉट द सेम, यूटिलिटी एंड प्लेजर आर नॉट द सेम, यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन आर नॉट द सेम। यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते नहीं है, एंड यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। ये तो ऐसे ही आ जाना चाहिए। फिर और 2 पॉइंट बचता है। एक पॉइंट बचता है, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द वांट। उसके लिए मैंने क्रिकेट मैच वाला एग्जांपल लिया था। और एक और पॉइंट रह गया, हाँ सुसु वाला भी लिया था। कौन सा? मल्टीपर्पज। यूटिलिटी ऑफ मोबाइल फोन का यूटिलिटी मल्टीपर्पज। मैं मोबाइल फोन से बात भी कर सकता है, मैं मोबाइल फोन पे मैसेज भी कर सकता है, मैं मोबाइल फोन से गेम्स भी खेल सकता है। Want to ask something? Sure. सबका एटलीस्ट फर्स्ट आंसर हुआ है क्या? तो बुक्स बंद करो, फर्स्ट करते हैं फिर सेकंड। 2 मिनट, ठीक है ले।
चलो बुक्स बंद करो. व्हाट इज यूटिलिटी, पहला तो वो सवाल, और दूसरा यूटिलिटी का फीचर्स क्या है. यूटिलिटी का डेफिनेशन उसको सिर्फ 1% दिख नहीं रहा है ना इसके लिए. हाँ, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग कमोडिटी. यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है, यूटिलिटी के फीचर्स बता. इतना भी टफ नहीं है बेटा, 2-4 पॉइंट तो ऐसे ही निकल जाने चाहिए अगर पढ़ा होता तो. एक्सप्लेन. और तू बोला है ना तो तू बाहर है, बोला है तो, क्योंकि तेरा एक्सपीरियंस पास्ट में मैं ले चुका है. जब तू कल्प जैसे का भी मदद कर सकता है, तू ही था वहां पर कॉर्नर में. अच्छा ये था, सॉरी. इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एग्जाम्पल. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो फिर इतना टाइम लग रहा है तेरे को देने के लिए जवाब. नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं आता कोई बात नहीं. नेक्स्ट मतलब बरोबर, एग्जाम्पल आता है तो दे, नहीं आता है तो आगे बढ़. और इसका कोई मतलब ही नहीं है कि तेरा आधा आधा मार्क अगर एग्जाम्पल में एग्जाम में नहीं लिखेगा तो कट होएगा. बहुत क्लियरली बोला था कि पर्पस ही था कि तेरे को एग्जाम्पल दूं, तो वो ही नहीं दे रहा. आगे नेक्स्ट. दस पॉइंट है बेटा, 10 में से 2 भी तूने रो रो कर बोला है. आप बताइए. नहीं अभी 2 तो हो गए, आगे के बोल. वेरी गुड. इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डिमांड. कैन यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट. Correct. So if a commodity does not have utility, people will not demand the commodity. If commodity has utility, then people will demand that commodity. Very good. Correct. Okay. Okay, I agree with you. No problem. यही वाला एग्जाम्पल यूजफुलनेस में ज़्यादा बेटर फिट होता है, क्योंकि इट इज़ नॉट यूजफुल बट स्टिल पीपल कंज्यूम इट. गन वाला एग्जाम्पल, नाइफ वाला एग्जाम्पल इज एथिकली न्यूट्रल. फिर
करेक्ट करेक्ट, मतलब रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, बट देर इज अ कार्डिनल मेजरमेंट विच इज गिवन इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स जो अपन पढ़ने वाले. फिर नेक्स्ट वाला. ओके, सब्जेक्टिव मीन्स इट डिफर्स फ्रॉम. एग्जाम्पल. करेक्ट, किसी को अगर डेजर्ट्स नहीं पसंद रहेगा, या यू नो यू कैन टेक एन एग्जाम्पल, स्पेसिफिक एग्जाम्पल. अ पर्सन लाइकिंग वेनिला आइसक्रीम विल गेट मोर यूटिलिटी, जिसको नहीं पसंद रहेगा उसको कम यूटिलिटी. नेक्स्ट वाला. ओके, करेक्ट करेक्ट. सो कैन आई से इन कोल्डर एरियाज clothes like woolen clothes will be useful, but like in places like Rajasthan, Mumbai, there will be cotton clothes which will be used. Next. Utility of a commodity can be multi-purpose. Correct. Next. Correct. So more the intensity, and therefore demand will be more. Correct. फिर 3 पॉइंट्स तो लिंक में आना चाहिए. हाँ हाँ. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. एग्जाम्पल. मेडिसिन, इंजेक्शंस, एजुकेशन. पढ़ाई करना अच्छा होता है पर मज़ा थोड़ी आता है. इसके देख कैसे बजने वाली है अभी. नेक्स्ट. करेक्ट करेक्ट. So can you tell me okay, what is the difference between utility, pleasure and satisfaction? Utility is consumption, pleasure is, and satisfaction is. So a commodity has utility, mangoes has utility, but why is it not satisfaction? Because after consuming what? Explain कौन करेगा, मैं थोड़ी करेगा. तो मैंगोज में तो है ना सेटिस्फैक्शन. प्रॉब्लम क्या? we expect it to be sweet, and if the mango is bitter, then the satisfaction will be there कि there will be lesser satisfaction. बैठ. तो ये वाला आंसर नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे के लिए 2 बार लिख कर आना. बैठ. नेक्स्ट आंसर स्टार्ट करो एवरीबॉडी. कर सकते. बेटर टू यूज कोल्ड प्लेसेस. नो, वाई यूज कश्मीर और हिमाचल प्रदेश. कोल्ड एरियाज मतलब कोई भी हो गया. चल ठीक है. आई एम क्लियर. ये मैं एक कॉन्सेप्ट समझाने के बाद पूछेगा टू टेस्ट कितना याद रहता है, क्योंकि अभी तो सब लोग ने सीरियसली पढ़ा रहेगा सर पूछ रहे. अभी एक कॉन्सेप्ट है बेटा जिसको हम लोग ने बोला है एज विच मेजरमेंट. कार्डिनल मेजरमेंट में एक कॉन्सेप्ट लिखा है जिसका नाम है यूटिल्स. क्या नाम है? ये जैसा किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, कहना ऐसे किलोमीटर सेंटीमीटर इज अ मेजरिंग यूनिट, वैसे वी आर अज्यूमिंग कि यूटिलिटी को मेजर करने के लिए भी एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है यूटिल्स. ये रियलिटी है कि अजम्पशन है? एब्स्ट्रैक्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेनिला का आइसक्रीम खाया. एक वेनिला का आइसक्रीम खाने से मुझे 10 मजा आया, 10 यूटिल्स मिला. क्या मिला? 10 यूटिल्स. कहना ही सभी ऐसा रियलिटी में सच्ची में मेरे को 10 मजा आया है कि वी आर ट्राइंग टू पुट इट इनटू नंबर्स. अब सोच अगर मैंने वेनिला आइसक्रीम का दूसरा स्कूप खाया तो क्या मुझे उतना ही मजा मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा कि उससे कम मिलेगा? सो
कहना इसे इंटेंसिटी कम हो जाएगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगा तो यूटिलिटी कम। सो ऐसा मैं खाता गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया और फिर उल्टी हो गया। डिसयूटिलिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? पहले बात तो मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखा है जिसका नाम है मार्जिनल, जो तुम लोग को पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल? यूटिलिटी फ्रॉम एक्स्ट्रा यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी, या तो फ्रॉम द लास्ट। कैन यू कैलकुलेट टोटल यूटिलिटी? एक खाया तो कितना मजा आया? 10। दोनों का मिलाकर कितना आया? मिलाकर मतलब कहना इसे 1 + 2। इसके लिए एक फॉर्मूला क्या लिखा है? टोटल यूटिलिटी इज द समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। सारे मार्जिनल यूटिलिटी को क्या कर देने का? ऐड, तो मिल क्या जाएगा? टोटल। बोलो 10 के बाद क्या हो गया? फिर 30, 28। बोलो व्हाट इज हैपनिंग टू टोटल यूटिलिटी? इट इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। क्यों डिमिनिशिंग रेट? क्योंकि 10 का कितना हुआ? 20 हुआ, 22 हुआ। 10 का अगर 20 से ज्यादा होता तो कहना इसे इंक्रीजिंग रेट। 10 से ज्यादा से हुआ, 10 से हुआ कि 10 से कम से हुआ? 10 से कम हुआ मतलब कौन सा रेट? डिमिनिशिंग रेट। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, देख जरा, मार्जिनल यूटिलिटी तो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? फॉल। बट यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? तो मार्जिनल पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी इज राइजिंग बट एट डिमिनिशिंग रेट। बोल नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी यहां पर क्या है? तो टोटल यूटिलिटी यहां पर मैक्सिमम है। क्या 30 से ज्यादा है टोटल यूटिलिटी? कि 30 इज द मैक्सिमम पॉइंट? एंड कहना इसे यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 है तब टोटल कांस्टेंट भी है। फिर क्या हुआ? मार्जिनल इज नेगेटिव, एंड इफ मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव टोटल यूटिलिटी विल फॉल। बोलो इस फॉर्मूला में मेरे को नंबर सब्स्टिट्यूट करके मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करके दो। चूज एनी वन नंबर बिटवीन 1 to 7। 7, ठीक है, 7 फिर मैं 4 पे भी जाएगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 4 इज इक्वल टू, बोलो, टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 - 1। n को रिप्लेस किया जिससे क्या समझ में आया? इट इज टोटल यूटिलिटी ऑफ माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ, बोलो, टोटल यूटिलिटी ऑफ 4। ये गलत हो गया ना, 7 करने का था ना अपने को, सॉरी 4 लिख दिया। सो 4 का टोटल यूटिलिटी कितना है? करेक्ट, 28 - 24। therefore marginal utility of 4th is 4 utils। देख यहां पर वही आया। सो कहना इसे सिंपल भाषा में बोलूं तो मार्जिनल इज द डिफरेंस ऑफ टोटल। क्या बोला सिंपल भाषा में? मार्जिनल इज द डिफरेंस ऑफ टोटल। अच्छा, एक और फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था मार्जिनल के लिए, mu ऑफ n इज इक्वल टू डेल्टा tu अपॉन डेल्टा नंबर ऑफ यूनिट्स। वहां पर पढ़ा था आउटपुट, यहां पर आएगा नंबर ऑफ यूनिट्स। डेल्टा मतलब छोटा समोसा मतलब चेंज। अभी 7th का लेते हैं। सो भाई mu ऑफ इज इक्वल टू tu ऑफ 7 माइनस tu ऑफ 6 बराबर अपॉन 7 - 6। तो अपना आंसर क्या आएगा? tu ऑफ 7 कितना है? 28। tu ऑफ 6 कितना है? 30 अपॉन 1। तो तेरा आंसर आया -2 यूटिल्स। ये यूटिलिटी है कि ये डिसयूटिलिटी है? आई होप आई एम क्लियर विद दैट। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? कैन यू गिव मी रिलेशनशिप बिटवीन tu एंड mu? जो लिखा है बोर्ड पर, तुमको सिर्फ इंटरप्रेट करना है।
I repeat, give me the relationship between total utility and marginal utility. Total utility continuously decreases. Therefore, इसको बोलते हैं diminishing marginal utility. कुछ याद आया क्या? चैप्टर नंबर 3A डिमांड में पढ़ा था, कराएगा, पर आई होप अभी के लिए ये कुछ याद तो आया. मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है? फॉल. Therefore, can I say this is called as diminishing marginal utility. Marginal utility can be dash, dash or dash. Positive, zero, या तो negative. When marginal utility is positive, total utility is rising but at a diminishing rate. When marginal utility is, total utility is or constant, जिसको तू बोला था पॉइंट ऑफ सटाइटी, मैक्सिमम, कुछ नहीं मैं बोलता, इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. क्या बोला? पॉइंट ऑफ, इसी को इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं पॉइंट ऑफ सटाइटी, सेटिटी, सेशिटी, तेको जो बोलने का है आएगा, जब डायग्राम ड्रॉ करेगा तभी वो भी बताएगा. और तीसरा, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटीज, ये बोलो रे, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटीज नेगेटिव, व्हाट इज हैपनिंग टू टोटल यूटिलिटी? तो इतना टाइम क्यों लग रहा है बोलने के लिए? कहना है से जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हुआ तो टोटल यूटिलिटी क्या हो गया? गिर गया. बोलो, अब अगर मेरे को इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना हो, on the y-axis I will have total utility and marginal utility. बोलो, initially total utility and marginal utility start from which point? Different point के same point? कहना है इसे यहाँ से start होएगा, फिर क्या हो रहा है? टोटल यूटिलिटी को बढ़ रहा है, बट एट अ, तो कहना है इसे पहले इट विल राइज, बट इट विल राइज एट अ डिमिनिशिंग रेट. फिर राइज होने के बाद क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया. कांस्टेंट के बाद क्या हो गया? फॉल हो गया. बराबर है. मैक्सिमम है. जब कांस्टेंट है तब मैक्सिमम भी तो है, और मैक्सिमम होने के बाद फॉल हुआ. ये बराबर. व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, कहना इसे मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो. वाओ बेटा, भगवान. टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी are on the y-axis and number of units are on the x-axis, and according to mathematics, when a point touches x-axis, its y-coordinate is 0. So if I want marginal utility to be 0, it cannot be on the y-axis or on the origin, it has to be on the x-axis. और कहना है इसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है. तो यहां पर से फॉल होता होता इधर गिरेगा और फिर नेगेटिव हो जाएगा. तो यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? पॉजिटिव. यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? जीरो. और यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है? फॉल तो नहीं लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि फॉल तो पूरे में ही हो रहा है. ये नेगेटिव है, तो यहां पर टोटल यूटिलिटी हुआ फॉल. आर वी क्लियर? आर यू श्योर? तो वापस मैं एक बार ये डायग्राम बनाता हूं, तुम लोग देखो तुमको समझता है कि नहीं. बोलो, ऑन द वाई एक्सिस क्या प्लॉट करेंगे? टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. ऑन द वाई एक्सिस, हाँ सॉरी, एक्स एक्सिस नंबर ऑफ यूनिट्स. फिर अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस देखो 0 से लेकर 30 तक जो लेना है ले. चलो, इनिशियली टी यू एंड एम यू बोथ विल स्टार्ट ऑन द सेम पॉइंट. टोटल यूटिलिटी क्या होएगा? फिर राइज होने के बाद इट विल बिकम कांस्टेंट एंड, और फिर क्या हो जाएगा? फॉल. सो बोलो, टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है? पहले इट इज राइजिंग बट एट अ, फिर इट इज मैक्सिमम एज वेल एज
एंड फिर इट फॉल्स। अब मेरे को बताओ, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज, तो क्या पता है अपने को? पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन बराबर है, पर पता क्या है? व्हेन टी यू इज मैक्सिमम एम यू इज, तो कहना है इसे एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन यहां पर खींच देगा। तो यहां पर मुझे जीरो वाला पॉइंट मिला। आई नीड हाउ मेनी पॉइंट्स टू ड्रॉ अ लाइन? मिल गए मेरे को दोनों पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक जीरो वाला पॉइंट। इन दोनों कर्व्स को क्या मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऐसा बन सकता है डाउनवर्ड तो है, गिर तो रहा है, पर वो जीरो से नहीं, मतलब कहना इसे कुछ तो गड़बड़ किया फिर डायग्राम में अपन ने। मैडम इधर है। सो कैन आई से दैट यहां पर टोटल यूटिलिटी फॉल होकर नेगेटिव हो जाएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होकर नेगेटिव होएगा? तो ये बन गया मार्जिनल यूटिलिटी। बोलो यहां पर मेरा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, यहां पर क्या है और यहां पर क्या है? So what is the relationship between marginal utility and total utility? Initially the marginal utility is positive. When marginal utility is positive, total utility rises, but at a, when marginal utility is zero, total utility is, or when marginal utility is fall, when marginal utility is negative, total utility falls. As the consumer increases his consumption, his marginal utility falls and total utility rises, but at a, as the consumer consumes more and more units, the consumer will reach at the point where marginal utility is maximum. बेटा मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम फर्स्ट यूनिट पे। जैसे जैसे मैं कंजम्पशन बढ़ाएगा मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होकर जीरो पर आ जाएगा। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो तो टोटल यूटिलिटी maximum. This is the point of satiety, this is the point of maximum satisfaction. And eventually ये जो यूटिलिटी है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? और इस नेगेटिव यूटिलिटी को क्या बोलते हैं? डिसयूटिलिटी। क्या बोलते हैं? बता, व्हाट इज द शेप ऑफ एमयू कर्व? एमयू कैसा है? डिमांड कर्व भी कैसा है? Therefore utility is the basis of demand, ऐसा एक पॉइंट पड़ा है। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। एमयू कर्व डाउनवर्ड है, इसीलिए डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड है। Why does the demand curve slope downward? उसमें एक पॉइंट था लॉ ऑफ डीएमयू इफेक्ट। डीएमयू का फुल फॉर्म था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एमयू का कर्व डाउनवर्ड, इसीलिए डिमांड का भी कर्व। क्यों सर? बिकॉज यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी ज्यादा रहेगा तो डिमांड ज्यादा रहेगा, यूटिलिटी कम तो डिमांड भी कम। तो मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाए तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी, मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी, रिलेशनशिप इनवर्स डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आया। आर वी क्लियर? आर वी श्योर? आई वॉन्ट यू टू गिव द हेडिंग and complete this table and diagram along with relationship and that's it for the day। मैं कुछ पढ़ाएगा नहीं, पर ये जो पढ़ाया है उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करेगा। स्टार्ट करो। गिव द हेडिंग एज रिलेशनशिप बिटवीन MU and TU। और ये टेबल और ये डायग्राम बनाना है। इट्स अ न्यू चैप्टर। ऊपर का लिखना है, लिखो ना। यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग, वो डेफिनेशन है, लिखो लिखो। व्हाई नॉट? क्योंकि कुछ लोगों को डेफिनेशन भी नहीं आता है। यूटिलिटी इज द वांट ऑफ द कमोडिटी। तू ही बोला था बेटा, पावर वर्ड तू बोला नहीं था।
जो भी बोला था गलत ही बोला था ना, इरिस्पेक्टिव। नया चैप्टर है बेटा, चैप्टर 2। बोलो सर। 2 minutes प्लीज। वेलकम। और जो डायग्राम है ना वो आप लोग प्लॉट करके बनाओ, सो दैट इट इज पॉसिबल फॉर यू टू ड्रॉ द डायग्राम। चाहिए तो 2-2 सेंटीमीटर का, या 2-2 लो, 0, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा करके प्लॉट करके बना। वाई एक्सिस पे 1 लाइन इज इक्वल टू 2, फिर 2, 4, 6, 8, 10 से लेकर 30 तक तेरे को प्लॉट करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम नंबर 10 है, मैक्सिमम नंबर 30 है। सो माय ओपिनियन, प्लीज प्लॉट द डायग्राम। एक्स एक्सिस पर क्या कर मालूम है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, या तेरे को अगर 2 सेंटीमीटर लेना है तो 2 सेंटीमीटर ले, दैट इज योर चॉइस। सो प्लॉट द डायग्राम, डायग्राम को अच्छे से प्लॉट करके बनाओ। दिस इज हाउ यू बेसिकली प्लॉट अ डायग्राम। और अगर याद रहेगा तो वहां पर एक वर्ड था, पॉइंट ऑफ सटाइटी। पॉइंट ऑफ सटाइटी का सिंपल मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सो हियर इज द डायग्राम फॉर यू। कितना लिया तूने? 1 लाइन 2-2 लिया, 4 लिया, यहां पर भी ये लोग ने 4 से ही किया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी कर रहे हैं एक्यूरेटली करना, दैट्स इट। पहला कर्व बनाने का कि पहले डॉट प्लॉट करने का? प्लॉट द पॉइंट्स देन ड्रॉ द कर्व। सबका ये बनाकर हो गया है बेटा। पॉइंट ऑफ सटाइटी लिखा है तुम लोगों ने, उसको लिख पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, क्योंकि सटाइटी का मीनिंग शायद याद ना आए। तूने ये एरिया को शेड करके डिसयूटिलिटी लिखा धर्मवीर, वो जो नीचे वाला एरिया है उसको शेड करके डिसयूटिलिटी। सेटिस्फैक्शन। नंबर ऑफ यूनिट्स, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। वाई एक्सिस पे 1, हाँ देखो जो लेने का, यूटिल्स, हाँ यूटाइल्स। यूटिल्स बोल सकते हैं।
हुआ क्या? लिखो तो। ये वाला है ना तुम्हारा एक्सप्लेनेशन इज द रिलेशनशिप जो मेरे को चाहिए कि आप लोग लिख कर आओगे। एक सेकेंड ना, यहाँ पर नहीं है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बराबर है, ठीक है, लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये सब हो चुका है। पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के यहाँ पर लिख दो 8 मार्क्स। स्टेट द लॉ, नहीं नहीं लिखना नहीं है, सिर्फ उधर बाजू में लिख दे 8 मार्क्स। अपने को तो स्टेप्स वगैरह पता ही है। व्हाट इज स्टेप नंबर 1 टू राइट द लॉ? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ के बाद टेबल, फिर डायग्राम। अच्छा अभी मेरे को बता, ये जो टेबल बनेगा इसमें टोटल यूटिलिटी आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो अपने को डीएमयू का बनाने का है, तो टोटल यूटिलिटी का कर्व बनाने का जरूरत। और स्टेप नंबर 4 क्या है बेटा? अजम्पशंस। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। व्हाट आर द अजम्पशंस, व्हाट आर द एक्सेप्शंस एंड व्हाट आर द अदर कॉन्सेप्ट्स इन दिस चैप्टर। आर वी ऑल क्लियर? आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स ऑफ टाइम, गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 3 and 4। कुछ डाउट्स हो तो मेरे को पूछो, नहीं रहेगा तो मैं 2, 3, 4 में से कुछ भी पूछ के तुम लोग को छोड़ देगा। बोलो हाँ जा बेटा, जो भगवान नहीं रोक पाया मैं कैसा रोकू? 3 is what is total utility and marginal utility. 4 is what is the relationship between total utility and marginal utility. So go through question number 3 and 4. बोलो ना सर। नहीं कुछ भी नहीं। जब किसी चीज का नॉलेज हमारा बढ़ जाता है तो उससे हमारा यूटिलिटी क्या होगा? कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? मोबाइल फोन है, पर ये मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप कैसे यूज़ करना है, कैमरा कैसे यूज़ करना है, कैमरा के अंदर सेटिंग्स कैसे यूज़ करना है, अगर मैंने इसके बारे में मेरा नॉलेज बढ़ाया तो मेरा जो मोबाइल फ़ोन से यूटिलिटी है वो कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? तो मोबाइल में बहुत सारा फीचर्स है, उस फीचर्स को अगर मुझे यूज़ करने को ही नहीं आएगा, जैसे कि एक फीचर था जो मेरे को पता ही नहीं है कि अगर मैं इस मोबाइल फ़ोन में हाथ ऐसा करेगा तो फोटो कैप्चर करेगा। हाँ सेल्फी चाहिए उसके लिए, ले आया। सो नाउ ये तो इससे क्या हुआ? मेरे को ये देख, ये करते वक्त कितना डिफिकल्टी होता है, ऐसा कैलोरी ये लेने के लिए डिफिकल्ट है, ये देख ऐसा कर कर। उससे अच्छा क्या है कि मैं डायरेक्टली ये किया। तो जब मेरे को इसके बारे में नॉलेज मिला तो मेरा इस मोबाइल फोन का यूटिलिटी बढ़ गया। वो छोड़, मजे वाला तो एक और बात है कि इस फोन को मैं इसके साथ भी यूज कर सकता है, जो मुझे पता ही नहीं था, जिंदगी में कभी वापरा ही नहीं है मैंने। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को नहीं पता है तुम क्या कर रहा है, पर अगर मैंने ये बटन क्लिक किया तो इसने फोटो क्लिक किया, तो मेरा यूटिलिटी बढ़ा। कब बढ़ा? जब मैंने इस मोबाइल फोन के बारे में ज्यादा नॉलेज लिया। क्योंकि कोई आकर सैमसंग वाला बोलकर तो नहीं कहना ऐसा करना तो मिलेगा। सो व्हाट आई मीन टू से इज यूटिलिटी इंक्रीजेस विथ नॉलेज। बट मुझे लिखवाना है because this is one of the sure short questions for 4 marks. Either they can ask you distinguish between TU and MU, or they can ask you what is the relationship between TU and MU, plus this answer will be carried forward in the law of DMU का MU वाला diagram.
हेंस दिस इज इंपॉर्टेंट. सो लिखा हुआ तो है, पर साथ में अभी अगर मैं लिखवाएगा तो रिवीजन भी हो जाएगा, और अगर नोटबुक में है तो तुमको ये रियलाइज होएगा कि बॉस ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के ही जाना है. सो फर्स्ट पॉइंट लिखो, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. Total utility and marginal utility of the first unit of commodity consumed, of the first unit of commodity consumed are the same. मतलब फर्स्ट यूनिट पे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? सेम. टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड आर सेम. लिख सेकेंड पॉइंट, एज द कंज्यूमर increases his consumption, as the consumer increases his consumption, क्या होता है बेटा? टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस बट एट अ, लिख दो, द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस at a diminishing rate and marginal utility क्या होता है बेटा? वो तो कंटिन्यूअसली डिमिनिश ही होता है, गोज ऑन डिमिनिशिंग, एंड द मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग. नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड. फिर एक पॉइंट पर क्या हो जाता है? टोटल मैक्सिमम पर पहुंच जाता है और मार्जिनल जीरो हो जाता है. सो यहां पर तुमको चाहिए ना, तो इसी नोट में ब्रैकेट में लिखो ना, व्हेन mu इज पॉजिटिव, यही नोट में ब्रैकेट में लिखो, व्हेन mu इज पॉजिटिव tu rises at dr, मतलब डिमिनिशिंग रेट. tu rises at diminishing rate. tu rises at a diminishing rate. Third point, at a particular stage total utility reaches at its maximum. At a particular stage total utility reaches at its maximum and remains constant. And remains constant. Marginal utility, total utility reaches at its maximum and remains constant, whereas marginal utility becomes zero. Whereas marginal utility becomes zero. इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था? पॉइंट ऑफ सटाइटी. एंड सटाइटी का मतलब क्या होता है? एक मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. सो कॉमा करके लिखो, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सटाइटी. सटाइटी का स्पेलिंग SATIETY, पॉइंट ऑफ सटाइटी. बराबर है. ब्रैकेट में लिखो, व्हेन mu इज जीरो tu इज मैक्सिमम. व्हेन mu इज जीरो tu इज मैक्सिमम.
Next point. Any additional unit consumed further, any additional unit consumed further results in decline in total utility. Any additional unit consumed further results in decline in total utility, while marginal utility becomes negative. While marginal utility becomes negative. ब्रैकेट में लिखो, when mu is negative, tu falls. When mu is negative, tu falls. Are we clear with that? और एक और पॉइंट लिखो बेटा, when mu is negative, that point is called as, लिख दो, when marginal utility is negative, when marginal utility is negative, then it is called as disutility. When marginal utility is negative, then it is called as disutility. Are we all clear? Sure है, पक्का? So very very important answer. अब कहना है से इसी के बेसिस पर वो लॉ ऑफ DMU वाला भी था, वो उसका नोट्स अपन नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे. So मार्जिनल क्या हो रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीजेस, तो मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स, और अगर मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होएगा तो डिमांड भी फॉल. एक क्वेश्चन है, उसका सिर्फ जवाब दे दो. व्हेन प्राइस विल राइज, क्या बोला, व्हेन प्राइस विल, व्हाट विल हैपन टू यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, डिक्रीज. और अगर यूटिलिटी कम होएगा तो डिमांड भी कम. सो रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड डैश, किसके बीच के, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्स, बट वजह तुम हो यूटिलिटी है. आज अगर मुझे 20 रुपए में अगर एक प्लेट मेदू वड़ा मिल रहा है, वही प्लेट का प्राइस 30 रुपीज हो गया, तो कहना से मेरा यूटिलिटी पहले 20 रुपीज में मिल रहा था, अब 30 में मिल रहा है. तो जब प्राइस बढ़ता है तो यूटिलिटी फॉल हो जाएगा कंपैरेटिवली, और अगर यूटिलिटी फॉल हो जाएगा तो मेरा डिमांड भी फॉल. सो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्स, बट वजह यूटिलिटी है. आर वी ऑल क्लियर? श्योर है? सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, हिट द बेल आइकन. बाय बाय.